एक होती है स्टार्टअप, एक होता है बिजनेस। अब बिजनेस में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और ये हमने सीखा था टी शेप। टी शेप में क्या होता था, टी शेप याद है ना, टी शेप, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। अच्छा मेरे को बैलेंस शीट देखते हैं किस किस को याद है। हाँ जी, इधर एसेट है, सही लिखा है गलत है, और इधर लाइबिलिटी। आप चेक करता हूं ना, ये सोच रहे हो ऐसे ही बोल रहा हूं। अब मैं आया वर्टिकल पे, वर्टिकल पढ़ी है, हमने पढ़ी है। अच्छा, यहां पे लाइबिलिटी का नाम क्या हो गया, या फिर आप कह लीजिए सोर्स ऑफ फंड्स, कि पैसे आए कहां से। सही है या नहीं है, कि आपके पास पैसे आए कहां से, यही है या नहीं है। और दूसरा ये क्या बन गया, एसेट बन गया एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हो गया, समझ में आ गया नहीं, नाम अलग अलग डाल देते हैं, यही होता है। ठीक है ना, नाम अलग अलग डाल देते हैं। मीनिंग क्या है कि कहां से सोर्स किए पैसे, चाहे वो एक्टिविटी से हो, चाहे आपने लोन लिया हो, मतलब पैसे कहां से आए, ऊपर यही आएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कि पैसे कहां कहां लगाए, बिल्डिंग खरीदने में लगाए, प्लांट में लगाए, कहां लगाए, यही आएगा। अब आपने कहा कि सर ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये बता क्यों रहे हो। याद रखना, हम अब जितना भी पढ़ने वाले हैं, यहां तक इंटर में आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अब ये वाली अकाउंट्स नहीं लगती। कौन सी लग रही है, ये वो बच्चों वाली अकाउंट्स थी। फाउंडेशन तक ये चलती आई है, अब हम क्या चलाएंगे ये, लेकिन दिमाग चलेगा इसमें, दिमाग इसमें चलता है। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा, जहां कंफ्यूज हो मैं आपको टी शेप ही बनाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसी में दिमाग लगता है, वहां कहां लगेगा यार दिमाग, वहां नहीं लगता। तो हमने क्या किया, उसके बेस पे सबसे पहली चीज बनानी शुरू की, क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका नाम रखा कॉस्ट शीट, कि भाई मेरा क्या खर्चा आ रहा है और मैं कितने रुपए का बेच रहा हूं, क्या कमा रहा हूं, यही है या नहीं है कॉस्ट शीट। ठीक है जी, यही है। अच्छा अब एक बात बताओ, कॉस्ट की शीट बना रहे, अब एक बात सोचो, कॉस्ट शीट में ये सोचते हैं कि आखिरकार कंपनी की कॉस्ट कौन कौन सी लगती है, कॉस्ट कौन कौन सी लग सकती है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी हो सकती है, सबसे पहली कॉस्ट हो सकती है मटेरियल, हो सकती है नहीं, अभी लिखना नहीं है, मैं जब बोलूंगा तभी लिखिएगा। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी हो सकती है, मटेरियल। मटेरियल मतलब कच्चा माल। अब ये क्या होता है, आपने कहा कि सर कुछ भी बनाते हैं, इन्होंने मेरे को हलवा बना के खिलाया सीए बनने के बाद, तो सूजी तो चाहिए होगी, सूजी का हलवा था, वो क्या है, रॉ मटेरियल है, बिना सूजी के हलवा कैसे बनेगी। सही है, आपने कहा सूजी हो गया मेरा क्या, रॉ मटेरियल। दूसरी चीज लगती है, उसका नाम क्या है, लेबर। अच्छा एक बात बताओ, लेबर को समझने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और आपने बताना है कि वो लेबर है या नहीं। एक फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा है, एक फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा है, ब्लू कलर के कपड़े पहन के जाता है फैक्ट्री वगैरह की, आपने ड्रेस देखी होगी, क्या वो लेबर है या नहीं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या वो लेबर है या नहीं, है। अच्छा, और सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, एक आदमी बैंक में जॉब कर रहा है, आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छे से मेरे जैसे कपड़े पहन के टाई वगैरह लगा के आया, वो क्या वो लेबर है या नहीं, वो लेबर नहीं है। लेबर है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। वसला लेबर है,
आदर्श, अच्छा लेबर है, ओके। अब मुझे ये बताओ, सोच के जवाब देना। आप ये कह रहे हो वो लेबर है, कई लोग कह रहे हैं नहीं है, एक्चुअली वो लेबर ही है। आप सोच के देखो, आप जब ऑफिस में जाते हो तो क्या बोलते हो, मैं नौकरी पे जा रहा हूं। नौकरी कौन करता है? बुरी लग गई लाइन, सॉरी, आग लग गई एकदम, जैसी लाइन बोली ना, पिंच कर गई बहुत तेज वाली पिंच हुई लेकिन देखो सच तो सच है, नौकरी कौन करता है? बोलने की जरूरत नहीं, समझ गए आप। व्हाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब डज नॉट डिफरेंशिएट। बस अंतर क्या है, आप वहां पे गंदे हो जाते हैं कपड़े इसलिए ब्लू कलर के कपड़े पहनते हो, यहाँ पे गंदे नहीं होते इसलिए व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हो। भाई कंप्यूटर पे बैठे हैं, कपड़े गंदे नहीं हो रहे, वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ग्रीस वगैरह लग रही है इसलिए ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। ठीक है। अब आपने कहा अच्छा तो वो भी लेबर है, उसको हम एम्प्लॉय बोल देते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, उसके अंदर पूरा एक्ट भी पढ़ेंगे इस पे, वेज एक्ट वगैरह। आपका वो उसमें ही कवर होगा सारा। तो वो भी क्या है, लेबर। लेकिन क्या कॉस्ट सिर्फ यही दो होती है? और भी तो हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? आपने कहा अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, समझ में आया? आपने कहा कि सर कॉस्ट हो गई, अब लिखना शुरू करो आप। कॉस्ट हो गई 3 पार्ट की, 3 टाइप की हो गई हमारी कॉस्ट। पहली क्या हो गई, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। बाकी भी तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते? फैक्ट्री का रेंट हुआ, वो क्या है? क्या वो मटेरियल है? नहीं है। लेबर है? नहीं है। तो बाकी आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब मटेरियल जो है, लेबर जो है, या अदर्स जो है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अभी मैं आपको मीनिंग भी समझा देता हूं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, रिक्वेस्ट है, समझ में ना आए तो उससे मैं टोक देना, थोड़ी ज्यादा सी खराब है, लेकिन आप में से कईयों से बेटर है। अब देखूंगा, वो पता चल जाएगा किससे बेटर हो, बताऊंगा। आ गया यहां तक? अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? अच्छा एक बात सोचो, पहले ये बात समझ में आई, 3 तरीके की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंस, सही है। अब आपने कहा कि सर डायरेक्ट कौन से कॉस्ट होती है? मैंने कहा देखो, कॉस्ट आप इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्या है, डायरेक्ट, दूसरी हो गई इनडायरेक्ट। ये कैसे हुआ सर? मैंने कहा देखो सोचो, डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूं। आपने कहा सर डायरेक्टली ट्रेस कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल देता हूं, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैं पहुंच गया पेप्सी की फैक्ट्री में, पेप्सी तो सबने पिया, इसका मैन्युफैक्चरर का नाम पता है? वरुण बेवरेजेस। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। जय जूसेस भी बनाता है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस क्या करता है, पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट वगैरह सारा हैंडल करता है। आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, यहां पे किसी के पास कोई प्रोडक्ट हो, देखना उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर कुछ और होगा और उसके ऊपर आपका जो मार्केटेड बाय कुछ और लिखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अभी दिख जाए, कुछ है, पानी की बोतल ही हो, उस पर दिख जाएगा। नहीं है कुछ अभी यार? यासीन तुम पे है कुछ? पानी की बोतल लाओ 1 मिनट, टैग लगा होना चाहिए, खेलते रहते ना तुम। तो 1 2 और ले आते यार, क्या पता इस पे सेम ना हो। लेके आओ एक और।
अभी और दिखते हैं, पे क्लियर नहीं। 2-3 उठा लाना, अलग अलग ब्रांड। ले आओ सेठ। संभल के, जैसे तुमने पानी की बना दिया। चलो चलो जाओ। हाँ जी। अबे यार, लगता है मेरी किस्मत में है ही नहीं। चलो आप अपने घर पे देखना। ये मिल गया इस पे। ये थम्स अप की बोतल में से पानी भर लिया है हमारे यासीन बाबू ने। इस पे लिखा है देखो, मैन्युफैक्चर्ड बाय एनरिच एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, थम्स अप। और अगर हम देखें मार्केट वाय लिखा है, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड ओनर द कोका कोला एड्रेस, ये लिख दिया। ठीक है, तो मतलब कहना ये है, मैन्युफैक्चरर अलग होता है और मार्केटर अलग। दूध के पैकेट तक पे होता है, देखना कभी ध्यान से, हर जगह आपको दिखाई देगा। अब मैंने ये कहा पेप्सी की फैक्ट्री में वरुण बेवरेजेस लेके चल रहा हूं नाम, ना कि पेप्सी। क्यों? कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 3 प्रोडक्ट बनते हैं, पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप। ठीक है, अब एक मटेरियल था ब्लैक कलर का, सिर्फ 10,000 का था। नेचुरल सी बात है, वो सिर्फ किस पे लगा होगा? पेप्सी पे। सही है या नहीं? अच्छा, मैंने कहा इसको मैं सीधा बता सकता हूं ये किस पे लग रहा है, सीधा बता सकता हूं पेप्सी पे। एक और खर्चा बताता हूं, फैक्ट्री के ऊपर हमने गार्ड बैठा रखा है। फैक्ट्री के अंदर क्या कर रखा है? गार्ड बैठा रखा है। और उस गार्ड की सैलरी है से 15,000। मुझे ये बताओ, सोच के बताना, उस गार्ड की सैलरी पेप्सी पे लग रही है, मिरिंडा पे लग रही है, या 7 अप पे लग रही है? तीनों पे लग रही है। लेकिन खर्चा तो तीनों पे, मतलब मेरे को अगर मैं बेचूंगा पेप्सी तो कॉस्ट तो मेरे को पेप्सी की निकालनी पड़ेगी अलग, मिरिंडा की अलग और 7 अप की अलग। मानते हो या नहीं मानते? यहां तक इस फैक्ट्री में पानी भी बन रहा है। किले है इनका या एक्वापीना है? एक्वापीना है मेरे ख्याल से, पेप्सी वालों का एक्वापीना वाटर। तो ऐसे कई चीजें और भी होंगी, पेप्सी के कई और प्रोडक्ट भी हैं। अब तो मेरे ख्याल से पेप्सी जूसेस भी बना रही है शायद, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, चेक करना। कई बेवरेज ड्रिंक आते हैं पेप्सी के ही हैं। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मोटरोला, आपको आपके नाम से तो मोटरोला सुनाई देगा, मोटरोला लेनोवो का है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है पता नहीं होती। ठीक है, तो एक्वाफिना भी इन्हीं का है। अब आपने कहा कि ये 15,000 का खर्चा, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है किस पे? आपने कहा किसी पे नहीं पता। तो मैंने कहा अगर कोई चीज डायरेक्टली ट्रेस की जा सकती है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल सी बात है, उसमें बताने वाली कुछ बात ही नहीं। और कोई चीज डायरेक्टली ना बांट पाओ, ना ट्रेस कर पाओ, तो उसको बांटना पड़ेगा। और बांटने के लिए ना कई बार सर के ऊपर से बात निकल जाती है कि कैसे बांटे। तो मैं उसको कह देता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट, या दूसरा नाम ओवर द हेड, ओवर हेड। समझ आया या नहीं आया? जो बात सर के ऊपर से जाए कि बांटे कैसे, अब क्योंकि क्वेश्चन तो आने वाला है। अभी तो सिर्फ मैंने फैक्ट्री का एक खर्चा लिया गार्ड का, अभी सीसीटीवी, रेंट, भगवान जाने कितने, इलेक्ट्रिसिटी, कितनी सारी चीजें आने वाली हैं, जिसमें यह समझ में नहीं आएगा कि खर्चा किस किस के ऊपर कितना कितना डाले। सही बात है, गलत बात है? जब यही समझ में नहीं आ रहा कि ये खर्चा किस किस के ऊपर कितना कितना डाले, तो बात सर के ऊपर से जाने लगी, अरे बाप रे कैसे करें। तो जब बात सर के ऊपर से जाने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? ओवरहेड। या दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आ गई? ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है?
ओवरहेड। याद रहेगा? चलो, तो यहां पे हमें ये बात समझ में आ गई, यहां पे इनडायरेक्ट के नीचे हमने ब्रैकेट में लिख दिया ओवरहेड। ठीक है, अब मैं टेस्ट करता हूं तुम्हारी नॉलेज और मुझे सोच के बताना। एक लेबर है, वो सिर्फ मिरिंडा के लिए उसको स्पेशलाइजेशन है और उस पे मैंने 16,000 की उसको सैलरी दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ, सब ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये? मिरिंडा के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन है लेबर के बाद, मैं ये लेके चलता हूं सुपरवाइजर 17,000। मैं जानबूझ के फिगर थोड़ी बहुत अलग कर रहा हूं, ये तीनों प्रोडक्ट पे लग रहा है। क्या है ये? इनडायरेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब बारी आई, इनडायरेक्ट हो गया। एक मशीन ली और उस मशीन पे रेंट पे किया से 18,000 और वो मशीन सिर्फ और सिर्फ किस पे लग रही है? पेप्सी पे। सिर्फ किस पे लग रही है? पेप्सी पे। अब बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अब एक बात ध्यान से सोचो, मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, अगर आपको क्लियर हो। पहला एग्जांपल मैंने लिया मटेरियल का, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया लेबर का, और तीसरा एग्जांपल मैंने लिया जो ना मटेरियल है ना लेबर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीसरा क्या है? ना वो मटेरियल है और ना वो लेबर है। आपने उसको बोला एक्सपेंस। अब ध्यान से सुनना, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? उन्हें ये याद नहीं रहता, एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है एक्सपेंस। तो ये जो है ना, किस तरीके से बटेगा, ये नाम बन जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल देते हैं कई लोग। ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर इसी को लिखते जाओ, ये चीज तो मैंने बोला ना लिखना है आपको, चार्जेबल एक्सपेंस। एंड यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे आप लिख सकते हैं ओवरहेड से पहले ए के का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, ए ओवरहेड, ऑल्सो नोन एज ओवरहेड। अब स्टूडेंट्स तो पता है क्या गलती करते हैं, हमारी किसी की भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बुरा मत मानना, नॉट इंक्लूडिंग मी, मेरी किसी की भी इंग्लिश अच्छी नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट और एक्सपेंस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां कंफ्यूज हो जाएंगे? कॉस्ट और एक्सपेंस। आपने कहा ये है डायरेक्ट कॉस्ट और ये है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे आप गड़बड़ करने वाले पेपर, क्योंकि हमें क्या लगेगा, कॉस्ट इज सिनोनिमस टू एक्सपेंस। एक्चुअली इट इज नॉट। एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम क्या गलती करने वाले हैं, हम लोग सिनोनिमस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम लग रहा है नहीं। एक्चुअली मीनिंग कहां से आया, ध्यान से देखना कहां से आया था। कॉस्ट 3 पार्ट में गई थी, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
अब गड़बड़ कहां पे होने वाली पेपर के अंदर? डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या अंतर है दोनों में? ऐसी कॉस्ट जो ना मटेरियल हो और जो ना लेबर, वो क्या है? एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया नहीं आ गया? याद रहेगा? अच्छा, पक्का याद रहेगा ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं जो कहे कि नहीं? अच्छा, इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद आपने कहा कि सर फैक्ट्री का रेंट 19,000 है। अब मेरे को बिल्कुल क्लियर बताना, इसको आप ये मत बोलना कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें कौन सा नाम है? उसमें भी अब 3 नाम हो गए। कौन सा नाम आएगा ये 19,000 पे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या आएगा? लेबर है, सुपरवाइजर है, लेबर है, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। ये क्या है? है इनडायरेक्ट लेबर है, ये भी सही है। ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या है? डायरेक्ट लेबर। और ये क्या है? तो अब आपको अच्छे से याद हो गया, कॉस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, ठीक है। अगर मैं पूछूं डायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट्स में कौन कौन सी डिवाइड होती है, नाम बताएंगे? 3 डायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट्स। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, आप मुझे बताइए इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? ओवरहेड्स। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाए। किसी को यहां पे कोई डाउट? अरे इतना सिंपल है, मैं बता रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बीकॉम में तो फालतू में पढ़ाते थे, ऐसा लगता था नहीं क्या पढ़ा दिया। हमने बीकॉम की हुई है ना, फालतू के टीचर है, नहीं क्या क्या पढ़ा के रखते हैं, इतना मुश्किल बना देते हैं इतनी सिंपल चीज को, है। अब देखो, अब आपने कहा कि सर ये सब चीज तो समझा दी, इसको आखिरकार P&L अकाउंट में या खर्चे में कैसे दिखाएं? तो मैंने कहा अब हम आ गए प्रॉपर कॉस्ट शीट पे। अब हम आ गए किस पे? प्रॉपर कॉस्ट शीट पे। अब कॉस्ट शीट कैसे होती है? अब एक बात सोचो, मुझे शांत दिमाग से सोच के बताना, कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे कौन कौन से खर्चे आप लोगे जो सीधे सीधे ट्रेस हो रहे हैं या जिन्हें बांटना पड़ रहा है? सीधे सीधे ट्रेस हो रहे हैं। तो आपने कहा सर सबसे पहले ले लो डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा लिखते जाओ डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूं जिसके अंदर आपको काम करना है। ठीक है। अब आपने एक चीज सोची, नोटिस की, मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल नहीं लिया अभी तक। ध्यान नहीं दिया आपने? मैं देख रहा था कौन पकड़ेगा। अटेंटिव बनो। पता है क्या करना है तुम लोगों को? तुम्हें मेरे को पकड़ के देखना है। मैं पहली क्लास में सिखा रहा हूं ये बात। आप लोगों को 2-3 हैबिट बनानी है। एक रजिस्टर का लास्ट पेज जिसका नाम होगा क्वेरी पेज, वो रफ पेज नहीं होगा, वो डाउट्स पेज होगा। जैसे ही लगा इतना सा भी डाउट है, आप क्या करेंगे? उस पर नोट कर लेंगे, छोड़ना नहीं है मेरे को, ठीक है। अब क्या होगा, आप मौका देखेंगे कि क्लास में जैसे ही मोमेंट आया, मैं बोलना बंद किया मैंने, आपने पूछ लिया। अगर मैं कहता हूं कि यार ये चीज तो, अब क्या होगा, टीचर कैसे गोली देता है? कैसे गोली देता है टीचर? ये ना मैं वहां पढ़ाऊंगा, यही होती है गोली, यही होती है कि नहीं होती? सबसे मीठी गोली क्या है बेटा? ये ना आगे आने वाला है। तो वो चीज आप क्या करोगे, आप नोट कर लोगे कि इन्होंने बोला यहां पढ़ाए, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा तुरंत क्या करोगे? सर अब बताओ। तो वो मीठी गोली नहीं चलने देनी तुम्हें, कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज, मैं बड़ा खूंखार लगता हूं, मुझे मालूम है, मुझसे ना डाउट पूछने में सब बहुत डरते हैं। सच बता रहा हूं, आपको बहुत डर लग रहा होगा अभी मेरे से,
लेकिन पूछ लेना, जहां दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसी की तैसी दिखाओ अपनी कुकारता। ठीक है, हम तो पूछेंगे, नहीं समझ में आया तो पूछेंगे, और किसके लिए आए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब सुनो, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात शुरू करते हैं, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, मान के चलो हम लोग सब, हर्षित पास हुआ, उसने कहा सर मेरी तरफ से ट्रीट, क्या बात है, चल भाई कहां ले चल रहा है, सीए बन गए। अब इसने कहा कि चलो सर चलते हैं येलो चिलीज, उसका है ना, उसकी फ्रेंचाइजी है, जो मास्टर शेफ है सबसे बड़ा, संजीव कपूर, येलो चिलीज नाम सुना है। मैंने कहा चल भाई खाते हैं, आप चले येलो चिलीज में पहुंचे, इसने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, दाल, बैठे हुए थे सब, आ रहा था सामान। अचानक क्या हुआ, अमिता के दिमाग में आया कि सर इसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो हम उसकी किचन में घुस गए। हमने कहा देखे तो कॉस्ट कितनी आ रही है, किस बेस पे चार्ज कर रहा है, सेल चार्ज कर रहा है, कुछ सोच के तो चार्ज कर रहा होगा, तो कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी। सही क्वेश्चन है गलत है। अगर इफ ही सेइंग 500 फॉर दाल, से 500 ऐसे ही रैंडमली कोई भी फिगर बोल दिया ना, तो उसकी कॉस्ट क्या है, एट व्हाट कॉस्ट ही इज प्रोड्यूसिंग द दाल। बात तो सही थी। अब जब हम किचन में पहुंचे हैं, तो किचन के अंदर हमने देखा कि यार दाल के अंदर साबुत उड़द, इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट साबुत उड़द दाल, जो काली दाल जो सबसे ज्यादा चलती है अब है, दाल मखनी, तो साबुत उड़द से बनती है, पता है या नहीं पता, साबुत उड़द लग रही थी। और कढ़ाई पनीर में क्या लग रहा था, मेनली पनीर, प्याज एंड कैप्सिकम वगैरह, यही है मेन इंग्रेडिएंट, है ना। और भी कुछ होगा, जैसे दाल में शायद क्रीम होगा, मेरे को नहीं आती, थोड़ी बहुत देखिए इसलिए बोल रहा हूं, अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। अब एक बात बताओ, हमने उस सब के तो कॉस्ट नोट कर ली, बार बार मैं देख रहा था वो बंदा लेता था ये पिंच ऑफ सॉल्ट और डाल देता था। अब समझ में ना आए, संजीव कपूर साहब खड़े थे, हमने कहा आपने कॉस्ट कैसे निकाली, अरे कहता बड़ा आसान है, ये मैंने दाल की कॉस्ट ले ली, क्रीम वगैरह की कॉस्ट ले ली, इसकी कॉस्ट बन गई। अच्छा इसकी कैसे निकाली कढ़ाई पनीर, अरे बड़ा आसान है, पनीर की कॉस्ट ले ली, प्याज वगैरह की कॉस्ट ले ली, कैप्सिकम वगैरह की कॉस्ट ले ली, बन गया। ये टमाटो वगैरह भी होगा तो, मैंने कहा सॉल्ट की, कहता पागल थोड़ी हूं मैं क्यों, कहता मेरा ये काम है, मैं गिनूं कितने दाने यहां, कितने इस पे गिरे, फिर कितने इस पे गिरे, और 20 रुपए का टोटल नमक कितने का है, 20-25 रुपीज का ही तो होगा मेरे ख्याल से एक पैकेट, अप्रॉक्स इतने का है, मैक्सिमम 30 मान लेता हूं। तो 30 रुपीज के सॉल्ट के लिए मैं 10,000 का एम्प्लॉय लगाऊंगा जो ये गिनेगा कि कितना सॉल्ट इस पे गिरा, कितना सॉल्ट इस पे गिरा। मैंने कहा लेकिन ट्रेस तो कर सकते हो ना, कहता है भाई ये इकोनॉमिकली फीजिबल ही नहीं है ट्रेस करना। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा मतलब अगर कोई चीज चाहे डायरेक्टली ट्रेस की जा सकती हो, लेकिन इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो उसको ट्रेस करना, इकोनॉमिकली क्या इकोनॉमिकली फीजिबल है 10,000 का पर्सन लगा के 30 रुपए के नमक को कल कैलकुलेट करना, लॉजिकल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको भी उठा के कहां फेंक देते हैं, इनडायरेक्ट। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसको भी उठा के कहां फेंक देंगे, इनडायरेक्ट में। या तो वो ट्रेसेबल ना हो या फिर वो ट्रेसेबल तो हो लेकिन इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो उसको ट्रेस करना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली फीजिबल होगा तो सीधा ट्रेस कर लेंगे। क्लियर है, तो आपने कहा बात तो सही है सर, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो आपने कहा कि सर बहुत सारी चीजें जैसे जो कि प्रोडक्ट पे नहीं लगती, जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो आपके यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, साथ में एक कैंटीन होगी। अब कैंटीन में भी मटेरियल लग रहा है, वो कैंटीन का मटेरियल जो है हम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाते, लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैंटीन में भी तो चाहे उससे खाना बन रहा है लग तो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, कैंटीन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका मटेरियल लेके उसके मटेरियल को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल मान लेते हैं, और पूरी कैंटीन की कॉस्ट को किधर बांट देते हैं, तीनों प्रोडक्ट्स के 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर
हम बांट देते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर वगैरह एक और चीज होती है, कौन सी, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो पहली, और दूसरी इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो ट्रेस करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब आ गए वापस कॉस्ट शीट पे। तो वरुण बेवरेजेस अपनी कॉस्ट निकाल रहा है, 3 तरीके की कॉस्ट नोट की। अब आपने कहा 3 तरीके की कॉस्ट का टोटल क्या बना, डायरेक्ट कॉस्ट बना कि नहीं बना? सोच लो, सही बोला गलत बोला? अच्छा एक बात बताओ, देश के सबसे बड़े मिनिस्टर का नाम, नाम नहीं मतलब उसकी पोस्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम का मतलब समझते हो? जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सही है या गलत है? तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। प्राइम का मतलब जो सबसे पहले आता है। तो इसका एक और नाम डाला हमने, प्राइमरी कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं इसको। मेनली इसका नाम रखा गया प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया? तो आपने कहा कि सर यहां डायरेक्ट कॉस्ट को एक और नाम से बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई पूछे प्राइम कॉस्ट तो आप सीधा बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, आप एक बात सोचो, ये तो सीधे सीधे ट्रेस कर ली। ये क्या किया? सीधे सीधे हमने ट्रेस कर ली, पेप्सी पे ये ट्रेस कर ली, हो गया। इसके बाद आपने कहा अच्छा इसमें हम जोड़ते हैं, क्योंकि मेरे को कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने निकाली फैक्ट्री का ओवरहेड जो इस पे लग रहा है, सारा एक साथ ले लेंगे। अगर इंडिविजुअल ले सकते होंगे तो इंडिविजुअली, नहीं तो सारा एक साथ ले लेंगे। जो फैक्ट्री में लगने वाला ओवरहेड है इसके ऊपर बांट बूट के हमने टोटल कर दिया कि इसी तरीके से तो चल रहे हैं। पहले जो सीधे सीधे ट्रेस हो सकता है पहले उसको ले लिया, फिर जो ट्रेस नहीं हो सकता उसको ले लिया। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अब आपने कहा कि सर इसका नाम क्या पड़ा, नामकरण संस्कार तो करना पड़ेगा। इसका नाम हम डाल देते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसका नाम हम डाल देते हैं क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कई लोग इसी को ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क कर दो वर्क्स की, ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब आपने कहा कि सर यहां तक तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से कोई सीडब्ल्यू भी कर रहा है, सीएमए? नहीं, चलो फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब देखो, मैं इसको बाद में करते हैं, पहले टी शेप अकाउंट्स। आपको सबको पता है यहां पे ओपनिंग आता है, यहां क्लोजिंग आता है। अच्छा, फिल्म देखोगे? फिल्म देखोगे? कौन सी? आमिर खान की दिखाऊंगा, आमिर खान की देखोगे? हाँ, कितनी जल्दी मतलब क्या बोर हो रही थी ये कह रहे हैं इसका मतलब। चलो एक मिनट रुको, सबको फिल्म दिखाता हूं, रुक जाओ एक सेकंड। Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Katya, I am very much strict person. Good morning, sir. मिश्रा जी अब जरा आइए। मिश्रा जी, मिस्टर बिदनानी की एक्सपोर्ट कंपनी ने हमें 1 लाख शर्ट्स का ऑर्डर दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग कहां तक पहुंचे। I will explain you. राहुल साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूं, तो वहां के एक्सपीरियंस को हम यहाँ भी यूज किया हूं। ऐसी जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापान में हर पुर्जा, हर पार्ट अलग अलग हिस्से में, अलग अलग सेक्शन में बनते हैं। फिर हर पुर्जे को, हर पार्ट को एक जगह ला करके जोड़ देते हैं। हम यहाँ भी वैसे ही किया हूं।
लेकिन अब जानते ही हैं, ये भारत हैं? और हम इंडियन हैं, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है ना। तो हम एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया लगाया हूँ। हम क्या किया हूँ, हम सोचा हूँ कि हम पहले शर्ट का एक हिस्सा बनाऊंगा, फिर दूसरा हिस्सा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, फिर चौथा बनाऊंगा और सबको एक साथ जोड़ दूंगा। लेकिन राहुल साहब, क्या है कि एक प्रॉब्लम खड़े हो गए। क्या प्रॉब्लम? ऐसा हो गया है कि सबसे पहले हम 1 लाख कॉलर बना लिया हूं। क्या? 1 लाख कॉलर सबसे पहले तैयार कर लिया हूं। और अब ऐसा है कि पैसा भी खत्म और कपड़ा भी खत्म और अब पैसा। और अब जब तक और पैसे नहीं आए और कपड़ा नहीं आए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत समझदार हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। और आप एक नंबर के गधे, इडियट और डफर हैं। ठीक है, हम चलता हूं अंदर फैक्ट्री में। खबरदार, जो फैक्ट्री में गए तो बैठिए यहाँ पे। यकीन नहीं आ रहा मुझे आपने क्या किया। एक तो घर पर बच्चे और यहाँ। ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा था, बहुत देर मस्ती हो गई तुम्हारी। कॉन्सेप्ट था WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस। आपने नोटिस किया शर्ट के ऊपर एग्जांपल, आमिर खान की कहानी है तो भूलोगे भी नहीं आमिर खान को। मैं बोलता तो शायद भूल जाते, उसको कैसे भूलोगे? शर्मा, अगर भूले तो शर्मा नहीं चाहिए तुम्हें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डांट क्या लगाई, बदलानी सेठ का ऑर्डर आया हुआ था। उन्होंने कहा 1 लाख तुम कॉलर बना के बैठ गए, तुम्हें तो कितनी शर्ट, लेटर से 50% शर्ट बन जाती, मतलब 50,000 शर्ट रेडी हो जाती है या नहीं? तो आपने 1 लाख कॉलर बनाए, उसमें इक्विवेलेंट कितनी शर्ट बन सकती थी? 50,000 शर्ट्स बन सकती थी। अधूरी बनी हुई चीज को आप कहते हैं वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, दोनों नाम। तो आपने कहा कि सर WIP का मीनिंग हमें क्लियर हो गया, WIP क्या होता है। अब मान लो मेरे पास क्या है, फैक्ट्री के अंदर कुछ ओपनिंग में पड़ी हुई है चीज, अधूरी बनी हुई, कुछ क्लोजिंग में बनी पड़ी है, क्लोजिंग WIP कह देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की जगह। कुछ मैंने मटेरियल, लेबर वगैरह और लगाई, आप ये कहेंगे से 10,000 ओपनिंग में पड़ी हुई थी, 15,000 मेरे पास क्लोजिंग में थी, इस पे 1 लाख कॉस्ट लगी पड़ी थी, और इस पे से 1.5 लाख मैंने से 12,000 शर्ट्स बनाने का मटेरियल वगैरह और लगाया। अभी कॉस्ट को हटा देते हैं, कॉस्ट की बात नहीं करते। आप मुझे सोच के बताइए, क्या बताना है कि आखिरकार आपने कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस की। देखिए किसको टी शेप अकाउंट्स आते हैं, कॉस्ट को भी भूल जाइए। सेवन मैडम, नहीं कुछ और है, सोचो। सही है 7? कहीं तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ लग रही है ना? पक्का? सच्ची? चलो फिर, ये हो गया 22,000, यहां पे आया 22,000, बैलेंसिंग फिगर हो गया 7,000। इतनी तो बनके रेडी हुई, सही है या नहीं? कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी ऐसे ही देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखने से, इसमें लगी लेटर से इसमें लग रही है 1.3 लाख, तो आपने कहा टोटल हो जाएगा 2.3 लाख, 2.3 लाख ये हो गया 0.8 लाख या 80,000 रुपीज आपका बन गया। सही है? कुछ गलत हो तो बताओ, समझ में आ गया? तो आपने कहा कि सर मेरे को ये बात एकदम क्लियर हो गई कि 80,000 रुपीज मेरी प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगी। लेकिन इसके अंदर अभी और खर्चे भी आने, इसलिए इसका नाम हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना रख के हम रखेंगे इसका नाम वर्क कॉस्ट। मैं दिखाता हूं इसको कैसे करना है। अब देखो, इसी को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये कॉस्ट लगी अभी तक इस साल, इसमें ऐड किया ओपनिंग और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग। सोचो, इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, ओपनिंग, और लेस क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग। तो आपके पास क्या आ जाएगा अपने आप, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट आना चाहिए। लेकिन इसका नाम अभी प्रोडक्शन कॉस्ट जानबूझ के नहीं रखेंगे। क्यों प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं रखेंगे? क्योंकि अभी और खर्चे भी
आ सकते हैं। तो यहां से आगे लिखेंगे। तो जब भी आपको कहीं पे भी डाउट हो तो क्या करोगे, सीधे सीधे टी शेप अकाउंट, क्योंकि उससे दिमाग 1 सेकंड में चल पड़े। आप लोगों को आता ही टी शेप है एक्चुअली। एड लिखिएगा ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। हाँ जी, ओपनिंग ऐड कर दिया, लेस कर दिया क्लोजिंग। इसका नाम हमने रखा वर्क कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, या फिर कई लोग इसी को कह देते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर कई लोग इसी को बोल देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। कई लोग इसी को क्या बोल देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब मैंने इसका नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ खर्चे और भी आने। कुछ खर्चे और कौन से? अच्छा एक बात सोचो, फैक्ट्री के अंदर ही आप कुछ क्वालिटी के ऊपर खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? इंस्पेक्शन वगैरह करोगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। देखो जो क्वालिटी पे होते हैं, पॉलिसी बनती है, क्वालिटी कंट्रोल की बनती है, क्वालिटी मीटिंग होती हैं। आप ऐसा इक्विपमेंट लाते हो कि पहले ही गलती ना हो, बाद में तो बात की बात है इंस्पेक्शन में पकड़े जाने वाली। आप पहले कोशिश करते हो कि पहले ही गलती ना हो। आपने कहा हाँ सर ये चीजें तो होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप बाटा कंपनी शू बनाते हो। अब इन्होंने 2 शूज पहन रखे हैं, एक पाँव में एक पाँव में एक, ठीक है, लेफ्ट और राइट शू कह देते हैं उसको। एक इनका साइज में मान के चल रहा हूं, क्योंकि नंबर इस तरीके से होता है 7, 8 इस तरीके से होता है, यूके नंबर पता है ना सबको, शू का नंबर है। अब मान लीजिए, अब एग्जैक्ट 7 बनाना तो जरूरी नहीं है पॉसिबल हो, इनका साइज है मान लीजिए 7। इनका एक लेफ्ट शू जो था वो मान लेते हैं 6.9 का बना दिया बाटा ने, और राइट शू जो है लेटस से वो 7.2 तक का बना दिया। अब आपने कहा कि सर 6.9 एक बार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन 7.2 ज्यादा चौड़ा नहीं हो गया? हो रहा नहीं? आप कहोगे सर फील आने लग गया कि ये जूता फिट नहीं बैठता, ये गैप है, आने लग गया, सबको आएगा। आपने कहा सर बात तो सही है, इसमें फील नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए 6 सिग्मा वगैरह अप्लाई करोगे। आगे जाके फाइनल में पढ़ेंगे 6 सिग्मा, ठीक है। आपने कहा ये सब क्या होता है, थोड़ा सा गाइड करिए। मैंने कहा ऐसे समझते हैं, एसएम में भी थोड़ा बहुत है आपके 6 सिग्मा। अब ऐसे सोचिए, आप प्लेन में बैठे, यहां से जाना है जर्मनी। आपको अगर कोई प्लेन में कभी बैठा हो तो आपको पता होगा, आपका सामान पहले छीन लेते हैं, पता है या नहीं पता? आपका सामान पहले छीन लेते हैं कि हाथ में ले जाओ बस बैगेज, बाकी तुम रखो यहां पे चुपचाप, हम अपने आप ले जाएंगे। अब आपने कहा कि सर पता है प्लेन में एक चीज बहुत होती है, आप पहुंच गए, सामान नहीं पहुंचा। सच बोल रहा हूं, आपको लगेगा सर ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना, क्योंकि देखो जितने ज्यादा आप एक्यूरेसी लाना चाहोगे उतना ज्यादा कॉस्ट लगती जाएगी, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी। अब ह्यूमन पे देखो आपके कितने चेक्स हो, अगर आप कभी प्लेन में बैठ, ट्रेन की तरह नहीं है कि कहीं कूद के घुस गए ऐसा नहीं है, ट्रेन चलनी शुरू हुई कूद गए, चढ़ गए, किसी भी ट्रेन में चढ़ गए, पहुंच जाएंगे वहां, रास्ते में वही रास्ता जा रहा है ना, उसी रूट पे जा रही है ना, उतर जाएंगे दूसरी में चढ़ जाएंगे अगले स्टेशन पे। वो हाल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पहले आप 10 जगह बोर्डिंग पास वगैरह पता नहीं क्या क्या आप चेक्स एंड बैलेंसेस पास करते हो, तब जाकर आपको प्लेन में एंट्री मिलती है। हर चीज में क्या लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, हर चीज में लग रही है कॉस्ट। क्योंकि आप एक बात सोचो, जितनी बार आपके चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहे हैं उतनी बार आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है। ये सारी कॉस्ट क्वालिटी की कॉस्ट कहलाती है।
ये सारी कॉस्ट क्या कहलाती है? क्वालिटी की कॉस्ट। अब जब आती है बैगेज की बारी, जो सामान है आपका, लगेज, सॉरी बैगेज नहीं, लगेज, उसके ऊपर हम 6 सिग्मा नहीं लगाते। वो कई बार गलत प्लेन में चढ़ जाता है, होता है। क्यों? अगर उस पर भी लगाएंगे तो हमारी तो कॉस्ट ही लगती रह जाएगी, हमारी तो बहुत कॉस्ट लगाएगी। तो उन सबको सेव करने के लिए हम सिर्फ ह्यूमन पे लगाते। समझ में आया? तो क्वालिटी कॉस्ट आप फैक्ट्री में भी लेके चल रहे हो, तो फैक्ट्री वाले भी कई बार क्या करते हैं, कई चीजों पे लगाते हैं, कईयों पे नहीं लगाते। जिस पे लगा रहे हैं, आप चाहते हो कि आप प्रोडक्ट जाए, अब आप नहीं चाहते कि आपका नाम, आपका प्रोडक्ट कहलाए चाइनीज माल है, जबकि चाइनीज माल हर तरीके का है। इवन एप्पल के फोन्स आपके चाइना मैन्युफैक्चर्ड है। हमारे जितने भी फोन है, एप्पल छोड़ो, जितने भी फोन है, नाम के लिए असेंबलिंग है इंडिया के अंदर। असेंबलिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज होता है, असेंबल अलग। असेंबल मतलब सिर्फ आपने 4 चीज लाए, उठा के जोड़ दी, पेस्ट टाइट किए, लो जी। मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। क्लियर है? और मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास के पहले दिन कोई हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करता हो, पॉलिटिकल पार्टी, मेरे जब एग्जाम्पल आए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी उस एग्जाम्पल को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट ना करे। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, कोई उसको हो सकता है, मान ले मेक इन इंडिया पे टारगेट, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, मैं किसी पे कोई टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है, आपको एज ए स्टूडेंट बात समझाने की कोशिश की है। हो सकता है, और यहां पे पॉसिबल है कि आप ना हो सकता है रिकॉर्डेड वाले हो। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को क्लास रहने दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहा हूं, मैं किसी को नहीं कर रहा। आपकी वाली को तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बाकी वाली को कर रहा हूं, ठीक है? दूसरी को कर रहा हूं, ठीक है? आपकी वाली नहीं है। आगे चलते हैं वापस। तो आपने कहा कि सर सबसे बढ़िया एग्जांपल है नट एंड बोल्ट का। नट एंड बोल्ट का अगर आपने मान के चलिए साइज का गैप किया, फिट ही नहीं आएगा। आएगा क्या? फिट ही नहीं आएगा। तो आपने कहा कि सर तो हमें क्या रखना पड़ेगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो वो सारे खर्चे आपको कहां पे ऐड करने हैं? यहां पे ऐड करने। लिखिए साथ में, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने कहा कि एक टॉपिक है पंखा कैसे चलता है। बड़ा सिंपल, ऐसे रैंडमली मैंने पेन ले लिया, पंखा कैसे चलता है। इसके ऊपर कल तक आप गूगल करो, सब कुछ करो, और मेरे को कल तक लाके बताओ, सोच के बताओ पंखा कैसे चलता है। एक ऐसी रैंडम थॉट है, मत दिमाग लगाना कि कहां से आया थॉट। रैंडमली मैंने कुछ भी बोल दिया कि फैन कैसे चलता है। आप घर गए, नेक्स्ट डे आए, कहोगे, रिप्लाई क्या करोगे? एक लड़के ने कहा कि सर मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि पंखा ऐसे चलता है। एक लड़की ने उसको टोक दिया कि रिसर्च क्या की तुमने तो स्टडी की। अब क्या लड़की सही बोल रही है? देखो, अब मैं आपको इसलिए छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो हम लोग, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपको एक काम में आने हो, ठीक है? रिसर्च डेवलपमेंट। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च इज रॉन्ग वर्ड, स्टडी इज राइट वर्ड। रिसर्च क्या होती है? कोविड वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं। कोविड रिसेंट एग्जांपल है, इसलिए सबको समझ में आ जाएगा। कोविड वैक्सीन को समझने से पहले आपने कभी होम्योपैथी मेडिसिन खाई है? सफेद सफेद गोलियां, बड़ी मजे आते हैं। तो एक्चुअली वो सफेद गोली नहीं होती, मदर डेंचर होता है एक। उसके अंदर क्या होता है, एक बॉटल में होती है और लिक्विड होता है। पहले अल्कोहल वगैरह मिलाया जाता है थोड़ा सा, ताकि आप कंज्यूम कर सको। और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, क्योंकि आप अगर उसको क्या करना होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है होम्योपैथी खाने का, मदर टेंचर से अपनी टंग पे लो, ड्रॉप्स डालो। लेकिन क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा वो इरिटेट करती है,
उसके अंदर इस तरीके की क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशन क्रिएट होगी जवान आपकी टंग पे, कि आप कहते हो कि मदर टिंचर नहीं, मेरे को आप किसी ऐसी चीज के साथ दो जो मैं खा सकूं। जैसे अगर मान के चलो मिर्च लगती थी तो साथ में चीनी खाते थे, खाते थे कि नहीं खाते थे? तो हम क्या करते हैं जानबूझ के, इसलिए चीनी वाली गोलियों में उसको डाल के दे देते हैं, ले खा जा, पता नहीं चलता, खा पूरी चीज गए। समझ में आया या नहीं आया क्या होता है? एक्चुअली वही है। तो आपने कहा कि सर लेकिन एक बात सोचो, ये बात बता क्यों रहे हो? कोविड वैक्सीन आई, वैक्सीन कैसे है? कोविड आया, कोविड था क्या? मैं सॉरी अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब चीजें समझनी जरूरी है, इसीलिए समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अपनी नॉलेज का बखान कर रहा हूं कि मैं कितना इंटेलिजेंट। कोविड आप ऐसे समझिए सिंपल टर्म्स में, बिकॉज माई वाइफ इज डॉक्टर सो आई कैन एक्सप्लेन यू। आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, व्हाइट येलो ग्रीन जो भी होते हैं, वैसे व्हाइट होते हैं लड़ाई वाले। अब क्या हुआ, अचानक मैंने आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सेल डाल दिया, मान के चलो इंडिया में अगर एक चाइना की साइड से पर्सन आए, आप दूर से देख के पहचान जाओगे दैट ही इज अ चाइनीज पर्सन। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? है, बिकॉज उसका फेस थोड़ा डिफरेंट होगा, उसकी एक्सेंट थोड़ी डिफरेंट होगी, ये एक फैक्ट है। आप कहोगे इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर जगह का, मैं साउथ में जाऊंगा मेरे को दूर दूर से देख के बोल देंगे नॉर्थ से आया है, मैं बोलूंगा भी नहीं तब भी बोल देंगे। साउथ वाला यहाँ आएगा आप देख के बोल दोगे, है ना? हर चीज अलग होगी, अटायर भी अलग होगी, हर चीज अलग होगी। तो आप ये कहते हो कि सर आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंज कुछ डाल दिया, वो होता है वायरस। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो वायरस अंदर गया तो उसने, वायरस ने क्या किया, अब वो लड़ना शुरू हुआ व्हाइट ब्लड सेल से। जिसके यहां वो जीत गया वो आदमी मर गया, जिसके यहां वो जीत गया वो आदमी मर गया। और अगर वो नहीं जीता, व्हाइट ब्लड सेल जीत गया, तो व्हाइट ब्लड सेल जीतने के लिए क्या करेगा, फाइट करेगा, फाइट करेगा एज अ सोल्जर, तो आपकी बॉडी हीट अप होनी शुरू होगी। बात समझ में आई? उसे कहते हैं फीवर। आता है कोविड में फीवर, अब समझ में आया क्यों आता है? आपने कहा ठीक है, तो सर ये कहानी इतनी साइंस की पढ़ा दी, इतनी साइंस पढ़नी होती तो यहां थोड़ी आते, साइंस ही ज्वाइन कर लेते, ये क्या पढ़ा रहे हो? व्हाइट ब्लड सेल फाइटिंग पढ़ा नहीं रहा, सुनो। तो उन्होंने रिसर्च की, जैसे एस्ट्राजेनेका और ये जितनी भी कंपनी, जैसे आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी लगी, ये आपको भी पता होगा एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी कोविशील्ड। ठीक है, उसको इन्होंने यहाँ पे लाइसेंस लिया हमारे पूना वाला ने, और उसका दूसरा नाम देके कोविशील्ड बनाकर दे दी। एक्चुअली वो कहाँ की थी, यूके की, एस्ट्राजेनेका की। अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो, आपके पेरेंट्स को लगी होगी, आपको शायद ना लगी, आप छोटे रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल के एक कीड़े को उठा लिया, पकड़ लिया, कीड़े को पकड़ के क्या किया, एक इंसान में डाल के देखा, घोड़े में डाल के देखा, हर जगह डाल के देखा। जैसे ही उसको देखा ये वाला फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल बेटर है, उसने वो उठा लिया। अब समझ में आया या नहीं आया? और उसने, अब समझ में आ गया, रिसर्च से पता चल गया ये वाला ब्लड सेल जीत जाएगा। बात समझ में आ रही है लेमन टर्म्स में, है ना? हर तरीके से डाल के देखा, जैसे स्नेक के पॉइजन को घोड़े में डालते हैं और फिर घोड़े का वो एंटी वेनम खींच लेते हैं और आपको लगाते हैं जब स्नेक काटता है, तो ये एक्चुअली होता है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा, अब क्या हुआ, लेकिन उसको आपको कैसे लगाएं सेल को, तो अब आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया था, जैसे आप मदर टेंचर से नहीं खा पा रहे थे तो क्या किया था, उसको आपने गोलियों में कन्वर्ट किया था। तो अब आपको रिसर्च को क्या करना पड़ेगा, उस रिसर्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो कंज्यूमेबल हो सके। क्लियर हुआ? बोरिंग हो गया, साइंस पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ा रहे हो बैठ के। तो जब आपने उसको किया तो उसको क्या बोला आपने, डेवलपमेंट। तभी तो वैक्सीन शीशी में आई। तो ब्लड सेल कैसे बनता, पकड़ा गया और फिर वो आपके बॉडी में इंसर्ट किया गया और फिर वो घोड़ा लड़ाई करने बैठा। घोड़ा मतलब आपका सोल्जर। क्लियर हो गया? चलो
तो आपने कहा कि सर अगला खर्चा जो कंपनी करती है उसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कैच की वाटर बॉटल है। अरे बड़ा अजीब तरीके से, हम तो पानी ऐसे पीते थे, ये ऐसे क्यों नहीं दे रहे? बड़ी अजीब बात है, ऐसे ही दे दें प्याऊ लगा के, ये क्यों इसमें दे रहे? इसको कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। टॉफी खाते हो? रैपर, प्राइमरी पैकिंग। समझ में आया या नहीं आया? जो चीज प्रोडक्ट को एक्चुअली डिलीवर करने से पहले एसेंशियल हो कि किसी तरह वो डिलीवर हो सके, उसको क्या कहेंगे आप? प्राइमरी पैकिंग। बात क्लियर हो गई? प्राइमरी पैकिंग क्या है? तो फिर से सेकेंडरी पैकिंग क्या है? आपको क्या लगता है ये अकेली आई थी? ये अकेली आई थी? ये जब दिल्ली आई तो डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने क्या किया? इसको एक कार्टन में डाला। जब ज्यादा सामान खरीदते हैं, देखा है कार्टन में आता है, गत्ते का डब्बा होता है, उसको कार्टन बोलते हैं। कई लोग उसको कार्टून बोल देते हैं। सुना होगा कार्टून में, कार्टून नहीं कार्टन में। तो कार्टन में डाला तो उसको कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, और उस पैकिंग को, कार्टन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पैकिंग या टर्शरी पैकिंग। समझ में आ गया? प्राइमरी पैकिंग क्या है? प्रोडक्शन का पार्ट है। इसको आप क्या मानोगे? ये प्रोडक्ट है। आप ये नहीं कहोगे कि ये बोतल प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप ये बोलोगे बोतल प्रोडक्ट नहीं है? लेकिन वो जो सेकेंडरी पैकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? ये तो प्रोडक्शन है ना, ये तो बोतल है, पानी की बोतल है, तो आप कहोगे ये तो प्रोडक्शन का पार्ट है। तो प्राइमरी पैकिंग तो यहां पे आएगी। लेकिन सेकेंडरी पैकिंग यहां पे नहीं आएगी, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ी जाएगी। नहीं समझ में आया हो तो बोलिए। और जहां क्लियर ना हो, देखो होता क्या है, हम लोग ना ह्यूमन है, हम लोग पढ़ते पढ़ते ना अचानक खो जाते। चाहे कोई कितना भी अच्छे से पढ़ रहा हो, पढ़ते पढ़ते अचानक गायब हो जाएंगे। कोई पीएम बन जाएगा, कोई सीएम बन जाएगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बैठा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। ये सच्ची बात है, कोई डिनाई करने वाली बात ही नहीं है इसमें। एज है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तो प्रॉब्लम ये है, ऐसे टाइम पे जब हम खोते हैं ना तो हमारे को कंफ्यूजन आ जाता है, रह जाता है। और कई बार तो खोते खोते पता नहीं क्या क्या कहां कहां देश बदल देते हैं हम तो। बदला है किसी ने वैसे? है बदला है लगता है इसने किया है? बहुत किया। देखो तो जब भी ऐसे खो, आगे निकल जाएगा, मैं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल। जैसे खोने लगो, कोशिश करो खड़े हो जाओ, दिमाग थोड़ा कंट्रोल पे आ जाएगा। और अगर खड़े नहीं होते, याद नहीं रहता किसी भी तरीके से, कोई बात नहीं, तो आप मेरे को बोल दिया करो, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, ताकि माइंड वापस आ सके। नहीं तो पता चलेगा मैं पढ़ा रहा हूं कुछ और, तुम खोए हुए हो कहीं और। मैं तो सच्ची बताऊं एग्जाम में खो जाता था, होता तुम्हारे साथ भी। मेरे लिए सबसे अच्छी जगह जो होती थी खोने की, अगर मेरे को क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया, आंसर लिखना है, अब मैं खोया पढ़ा हूं और आंसर चल रहा है, ये मेरे साथ होता था। बाद में मैं सोचता था सही लिखा है या नहीं, चेक तो कर लूं मैं खो जाता था। चलो, तो आपको याद रखना है खोने की कोशिश कम से कम। अब इसमें से एक खर्चा और ऐड कर देते हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जैसे ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं। लेकिन ये कौन सा वाला कर रहा हूं? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाला। अब ये क्या हुआ? अब यहां पे आपकी एक लड़ाई आने वाली है, मैं बाद में बताऊंगा, पढ़वाऊंगा मैं आपको बीकॉम और सीएमए के साथ। बीकॉम ऑनर्स में सेकेंड ईयर में, शायद फोर्थ सेमेस्टर में है कॉस्ट शीट, है ना। तो वहां पे आपका इस चीज का ट्रीटमेंट अलग होगा और लड़ाई होने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पे क्या करना है और यहां पे क्या करना है।
ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। अब ये रिलेटिंग टू प्रोडक्शन क्या है? ये जो मैडम है ये ऑफिस में बैठती हैं बाबू साहब बन के। अब ये ऑफिस में बैठी हैं और अपना ऑडिट करवा रही हैं हमारी कंपनी का। टाटा है हमारी कंपनी और हमारा ऑडिट हो रहा है। ये मैम है, ये भी ऑफिस में बैठी हैं, लेकिन इनका जॉब है क्या? प्रोडक्शन टीम के ऊपर ध्यान देना कि कोई मक्कारी तो नहीं कर रहा है। दो थप्पड़ लगाए लुच्चेपंती कर दे दो, तो इनका काम क्या है? ये करना। तो अब मुझे बताओ, इनका जो खर्चा है वो तो प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई या नहीं हुई? लेकिन ऑडिट का खर्चा प्रोडक्शन की कॉस्ट तो नहीं हुई ना। समझे कि नहीं समझे? ऑडिट का खर्चा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं हुई ना, वो तो ऑफिस का खर्चा, वो अलग आएगा। अभी मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट लग रही है, सबसे पहले लेके चल रहा हूं कि प्रोडक्ट के ऊपर बनाने में क्या कॉस्ट लग रही है, वो लेके चल। बाकी खर्चे भी आएंगे, है ना। पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी, फिर बाकी चीज निकलेगी। तो आपने कहा ठीक बात है सर। यहां आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन सा वाला? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। जब आप बीकॉम और सीएमए करते हो ना, तो आप सारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां डाल देते। और ऐसा क्यों करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। आज घर जाके बुक देखना, बीकॉम सीएमए आपने कर रखा है ना, तो उसमें देखना यही क्या होगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां डाल दिया। हुआ क्यों, मैं अभी पढ़वाऊंगा। प्रॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ सीएमए की बुक, उन्होंने साफ लिखा हम मक्कारी कर रहे हैं, रूल्स बदल चुके हैं। साफ लिखा, रूल्स बदल चुके हैं, हम मक्कारी कर रहे हैं। हमारे वैसे इतनी मेहनत नहीं की जाती कि हम नए तरीके से नए फॉर्मेट में कर पाए, तो हम ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। वो साफ लिख रहे हैं नोट बना के। मैं चलो दिखाई देता हूं, फिर रह जाता है। पढ़ो AS2, पहले लास्ट लाइन से पढ़ते हैं, यहां से पहले समझ में आएगा। रेदर ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट शीट इज फॉलोड। अरे ठीक है, रेदर ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट शीट इज फॉलोड, मतलब हम मक्कारी कर रहे हैं। हम कौन सा मेथड लेके चल रहे हैं? ट्रेडिशनल। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना तो बात समझ में आ गई। और मक्कारी क्या कर रहे हैं? अब क्या नया तरीका है? पुराना तरीका क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने क्या कहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अब ये तो सबको पता है कौन बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर अभी भी नहीं पता तो अकाउंट्स पढ़ो जाकर, मैं नहीं बताऊंगा। स्टेट्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब प्रोडक्शन वगैरह की कॉस्ट और सही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, इट इज एप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट and recognize them as expenses in the period in which they are incurred। मतलब इन खर्चों को इन्वेंट्री की कॉस्ट मत लो, इनको पीरियड कॉस्ट मतलब अलग से लेके चलो। सिंपल टर्म्स में ही बता रहा हूं, बाद में दोबारा दिखा दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन खर्चों को इन्वेंट्री की कॉस्ट में मत लो। कौन से खर्चे? जैसे मैंने अभी क्या नाम दिया था, ऑडिट का एक्सपेंस। सही है या नहीं है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन ऑफिस, ऑफिस के खर्चे हैं ये, ऑफिस को अलग रखो। आप टाटा के खर्चे को, ऑफिस के खर्चे को अलग लेके चलोगे ना, फैक्ट्री के खर्चे को अलग लेके चलोगे ना, तो वो कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधी सीधी बात बोली इसने कि अलग अलग करो। और क्या नहीं लेके चलना? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो हमारी इन्वेंट्री को यहां पे लाने या यूज करने में नहीं लगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या दिया, ऑडिट। ऑडिट का खर्चा, ऑडिट मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल क्यों दिया? आप लोग सीए बनने वाले हो, आपको पता चल जाएगा ऑडिट क्या होता है ना। तो आपने कहा ऑडिट का खर्चा जो है लीगल एक्सपेंस, कंपनी पे केसेस भी होते हैं कि नहीं होते? तो लीगल एक्सपेंस, ये खर्चे कौन से खर्चे हैं? ये इन्वेंट्री को ले जाने के खर्चे थोड़ी हैं। तो इनको उन्होंने कहा इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्यों लेके चल रहे हो यार? तो इन्होंने क्या लुच्चेपंती की, सॉरी लुच्चेपंती गलत वर्ड है इन्होंने क्या बदमाशी की ये वर्ड मैं एडिट कर दूंगा, सीएमए वाले मेरे पीछे लग जाए इन्होंने कहा
हम नहीं करेंगे। बीकॉम वालों ने भी क्या कहा, हम तो भैया ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे। क्यों ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे? हमारे बस की नहीं है, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, फिगर बदल गई, तो पता चलेगा तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। क्योंकि भाई अगर तुम कोई क्वेश्चन चेंज करने बैठे, गलती तो होगी होगी। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में गलती हुई। अब ये बुक कितनी की? 596। एक क्वेश्चन में गलती हुई तो मेरे पीछे पड़ जाओगे। तो इसीलिए हम तो ट्रेडिशनली चला रहे हैं। तो आप जब बीकॉम पढ़ेंगे या जब आप सीएमए करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करने वाले, यहां पे सारे खर्चे डाल देंगे, सारे उठा के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहां डाल दिए? यहीं पे डाल दिए, कोई दिमाग नहीं लगाया। पेपर में बाद में मत कहना सर नहीं बताया था, बाद में मत कह देना। उस समय क्या करना है, सारा उठा के हम क्या करेंगे, यहां एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां डाल देंगे। दिमाग नहीं लगाएंगे कौन सा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कौन सा नॉन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। लेकिन क्योंकि हम इस समय पेपर देने जा रहे हैं किसका? सीए का। अगर उसकी बात नहीं मानी तो नंबर उड़ जाएंगे। तो मैं यहां पे अब जो पढ़ाने वाला हूं वो किससे पढ़ाने वाला हूं? रिलेटिंग एंड नॉन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात? पक्का याद रहेगा, अंतर रखना याद। बीकॉम में तुम्हारे ये काम में आएगा। तुम्हारे बीकॉम का भी नहीं हुआ ना, ये नोट कर लो, ये तुम्हारे में गड़बड़ आने वाली है। तब उस समय सारा खर्चा यहां डालना है। अब बारी आई किसकी? अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे को कोई एग्जांपल दे सकता है इंक्लूडिंग ऑनलाइन वाले, कि जॉइंट प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल, बाय प्रोडक्ट का कोई एग्जांपल, इंक्लूडिंग ऑनलाइन? नहीं तो सो जाओगे ऑनलाइन वालों, बोलते रहो, नहीं तो ऐसा लगेगा लोरी सुना रहे हैं। सच बता रहा हूं, सुबह का टाइम है, ठंड का दिन है, ऐसा लगेगा लोरी सुना रहे हैं। बोलो कोई भी एग्जांपल पता तुमने सब। अब ये मत बोलना जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पहली बार सुना है। अच्छा जॉइंट प्रोडक्ट नहीं सुना, बाय प्रोडक्ट सुना है। बाय प्रोडक्ट का एग्जांपल दो। मोलासिस। अच्छा शुगर के, मेरे को लगा शुगर के साथ मोलासिस, जनरली यही सुनता हूं मैं एग्जांपल। शुगर केन का जूस निकाल लिया फिर आ गया ना वही मोलासिस। और कोई है? यही पता है बस। गन्ने की शॉप पे पहुंच गए, सबके सब गन्ने का जूस पीते हैं कोई और दिमाग तो लगाओ। ऑनलाइन वालों को तो वो भी याद नहीं आया। गन्ने देखे ऑनलाइन वालों, गन्ने देखे, गन्ने, शुगर केन। नहीं समझ आ रहा? बोलो। गोल्ड होता है, गोल्ड डस्ट बहुत महंगी होती है, पता है, बहुत, उससे लोग रईस बन जाते हैं। पापा जूलर है? अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा मैं आपको समझाता हूं, देखो एक एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। घर में दूध आता है, दूध को गर्म किया, उबाला, ऊपर आ जाएगी मलाई, मलाई उतार दी, मलाई उतार दी तो बच गया क्या? टोन्ड मिल्क। सुना हुआ है? टोन्ड मिल्क और क्रीम सुना हुआ है? तो एक प्रोसेस से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट रेडी हो तो उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर हुआ? एक प्रोसेस से, प्रोसेस क्या था? सिर्फ एक प्रोसेस किया। क्या किया? दूध था, उबाल दिया, सबने उबाला है ना? वीगन मत आ जाना मेरे सामने यार, ये सब न ड्रामा करना, वो शुरू हो जाता है, दूध की बात कर रहे हो तो एक बार मैं अंडे की बात कर रहा था, कह रहे नॉन वेज बात कर रहे हो, मैं नहीं आते मैंने कहा यार कुछ तो बोलूंगा कि बोलूं ही ना तो दूध को उबालने के बाद आप मलाई भी निकल रही है साथ में, और दूसरा क्या निकल रहा है? टोन मिल्क। एक और चीज निकल रही है, दिख नहीं रही, स्टीम। दिख नहीं रही ना? अच्छा स्टीम की सेलेबल वैल्यू है? सेलेबल वैल्यू, सेलेबल मतलब बिक सकती है आसानी से। स्टीम याद करो, स्टीम इंजन पढ़ा था, पढ़ा है ऑनलाइन वालों स्टीम इंजन? सो गए सब, नहीं पढ़ा?
बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की है। चलो, स्टीम इंजन जैसे होता था ना, कोल इंजन, पहले के जमाने में स्टीम इंजन भी चलते थे, और अभी भी फैक्ट्रीज में स्टीम जो होती है ना उसको यूज कर देते हैं। क्यों? स्टीम आई, उससे इंजन चल पड़ा। लेकिन स्टीम की सेलेबल वैल्यू बहुत कम है। तो जिस चीज की सेलेबल वैल्यू बहुत कम, अब उसको तो बनाना नहीं चाहोगे आप, वो तो कह दोगे अपने आप आ गया। चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, उसकी जो सड़ी हुई पत्ती होती है, खराब पत्ती होती है, कॉफी बीन्स, उसका कोई यूज नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आपको पता है उससे ब्यूटी प्रोडक्ट बनने लग गए हैं। आजकल कोई कुछ भी मुंह पे लगा लेता है, मैं क्या कहूं, बन रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, बन रहे हैं एक्चुअली। आप अगर उस चीज को सोचो, उसकी सेलेबल वैल्यू अभी कम है, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट के चक्कर में मान लो कुछ दिन बाद एक रिसर्च आई जिससे पता चला अरे इससे तो आप एंटी एज कर जाओगे। एंटी एज का मतलब रिवर्स कर जाओगे एज। अब आप चाय इसलिए बनाओगे कि पीनी है या पत्ती के लिए? पत्ती के लिए। अब वो बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। पहले क्या था वो? बाय प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी सेल वैल्यू क्या थी? बहुत कम थी। तो जिस चीज की सेल वैल्यू कम हो लेकिन बन एक साथ रहो, जिस चीज की सेल वैल्यू कम हो लेकिन बन एक साथ रहो, जैसे पेट्रोल और डीजल एक साथ निकलता है। जब क्रूड ऑयल को उबालते हैं, पेट्रोल और डीजल एक साथ निकलता है, लेकिन कोलतार वगैरह पता है क्या होता है? जो आपने अगर देखा हो जिससे रोड बनती है, काला जो होता है, वो बाय प्रोडक्ट होता है। क्यों? उसकी सेल वैल्यू कम है। अगर उसकी सेल वैल्यू बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। बस इतना अंतर है। तो इसीलिए कई लोग बोल देते हैं बाय प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? जो हम बनाना नहीं चाह रहे, वो अपने आप बन गया। अरे अपने आप कहां से बन गया? अपने आप थोड़ी बना। आपको प्रोसेस पता थी, आपको पता था इसमें से क्या क्या आउटपुट होने वाला है, बस क्योंकि उसकी सेलेबल वैल्यू कम थी आपने बोल दिया कि वो अपने आप बन गया। अपने आप कुछ नहीं बना, याद रखना, ठीक है? तो आपने कहा कि सर यहां तक क्लियर हो गया, बात क्लियर है सबको? अब आपने कहा कि सर अगर उसकी कुछ सेल वैल्यू है, किसी भी तरीके से बिका, तो उस रिकवरीज को हम माइनस कर देते हैं, कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। समझ में आया या नहीं आया? कि यार चीज बिक रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, रिड्यूस किया, स्टीम बिक गई, तो आप कहोगे यार 100 रुपए का दूध नहीं पड़ा, मैं 890 का पड़ा, 10 रुपए की स्टीम सेल हो गई। समझ में आया या नहीं आया? 90 रुपीज का पड़ा, क्यों पड़ा 90 का? 10 रुपीज की सेल वैल्यू, तो माइनस कर देंगे कि नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट्स, या फिर एक और लगा दो मिसलेनियस इनकम। अब इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो किसको नहीं हुआ? अब इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड किया, तुम्हारा पता है एक चैप्टर खत्म होने वाला है, ये खत्म, चैप्टर खत्म, उसके बाद सिर्फ यही बनाना है। ये फॉर्मेट था, डालते जाओ, कॉस्ट शीट बनती जाएगी, चैप्टर फिनिश। बस। तुम सोच रहे हो कि मस्ती कर रहा हूं, मैं मस्ती नहीं कर रहा, एक्चुअली बहुत सिंपल है। अभी देखना, तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तुम कहोगे यार सच्ची। बस ये याद रखना है कौन सी चीज, कौन सा हेड, कहां जाना है, ठीक है ना? इससे सिंपल क्या होगा भला? सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। इसमें ना जो स्टूडेंट 90 से कम ला रहा होता है उसको खुद शर्म आ रही होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद शर्म आएगी, सर 90 से कम टारगेट भी कैसे करूं। ठीक है, चलो।
अब देखें इसमें, अब देखो फिर से टी शेप पड़ा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अब यहां पे सोचो, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट थी 1 लाख, प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट थी 2 लाख, क्लोजिंग की कॉस्ट है 50,000। तो यहां पे आया, सुना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पक्का पता है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसे नहीं पता। आपने कहा ये वैल्यू कितनी आई, 2.5 लाख। अब इसी चीज को फिर से हम क्या करेंगे, समझ में आ गया ना, वर्टिकल में, क्योंकि टी शेप यहां पे नहीं चलता, यहां क्या चल रहा है, सारा वर्टिकल चल रहा है। तो ऐड किया हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जल्दी बोलो किसको नहीं समझ में आया यहां तक। अब आपने आपके फाउंडेशन वगैरह में, जैसे मैं बचपन बोलता हूं, आपके बचपन में 2-3 अकाउंट्स पढ़े थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा है, और ये था ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। अब मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब इससे सारा जो जाएगा वो जाएगा कहां पे, ट्रेडिंग एंड P&L। उसमें तो और भी खर्चे हैं। खर्चे कौन कौन से हैं इसमें, और भी खर्चे हैं, जैसे कि आप कहोगे सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अभी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में पता है ना, सेलिंग का मतलब माल बेचना, उसके लिए चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे शाहरुख खान नचवा रहे हो, चाहे आमिर खान नचवा रहे हो, नचवाते ही तो हैं, और क्या, पैसे देते हैं, वो डांस करते हैं, सीधी बात है। आपको पैसे मिलेंगे, आप भी करोगे, इसमें क्या गलत है? पैसे दे दो भाई, कर देंगे, वो भी कर देते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने कहा सही बात है सर, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने कहा सोचा, आपने कहा कि सर मेरा जो अमूल मिल्क है वो मान के चलो गुजरात से यहां आ रहा है, तो यहां आया कैसे? डिस्ट्रीब्यूट हुआ सब जगह, पहले होलसेलर के पास, इस तरीके से पूरी एक चैनल बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है कि इस रूट से जाएगा। समझ आया नहीं? आप सोचो, चिप्स खाने बैठे, आप यहां से जा रहे हो, मान के चलो जयपुर, रास्ते में आपने शॉप पे रोका और चिप्स खरीदे। क्या चिप्स वहीं बने थे? दिल्ली में भी नहीं बनते, जयपुर में भी नहीं बनते, मान के चलो वो बनते हैं लुधियाना में चिप्स, ऐसे बोल रहा हूं, चिप्स बनते हैं लेटर से लुधियाना, तो वहां कैसे पहुंचे? फैक्ट्री तो लुधियाना थी। तो वो क्या कहलाएगा? जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करने में हो रहा है, खर्च, जैसे आप बचपन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना क्लास में, बर्थडे पे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है याद आ गया? तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। समझ में आ गया? तो उसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो जब हम COGS यहां से उठा के यहां लेके गए और इसमें रिमेनिंग एडमिन ओवरहेड, जिसे हम जनरल एडमिन ओवरहेड कहते हैं, जनरल का मतलब जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ना हो, जैसे अभी एग्जांपल दिया था ऑडिट से रिलेटेड, इन सबको जोड़ देते हैं तो हम इसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोल देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या अंतर है? ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिन, जनरल एडमिन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। की माल बेचने, क्योंकि देखो ये सारे खर्चे भी तो माल बेचने पे ही लगे, लगेंगे नहीं लगे? तो उसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? और बाकी सारे खर्चे, बैड डेट वगैरह,
वो सारे फाइनेंशियल में, वो उसके बाद आते हैं। ये जो प्रॉफिट कहलाएगा ये कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि बिजनेस ऑपरेट करने का प्रॉफिट। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं बैड डेट का क्या करूं? अरे वो रिकवरीज का है, उसके लिए पूरी फाइनेंशियल अकाउंट्स पड़ी हुई है यार, यही सब तो सिखा रही है। कौन सा एएस क्या कराता है, कौन सा इंडेस क्या कराता है, दुखी कर दिया यार। कितनी थ्योरी पढ़ा दी उन्होंने उसमें, अब तो बहुत ज्यादा है थ्योरी, रोना आ जाता होगा एएस इंडेस पढ़ के। पढ़े हो हैं? मेरे को बताओ, सीए करे हुए हो गए 20 साल, मेरे को अभी भी पढ़ के रोना आता है, तुम्हें कितना आता होगा? अकाउंट्स तो सोचते थे बड़ा मजा आएगा, यूं यूं खेलते रहेंगे तो थ्योरी थ्योरी डाल दिया। तो आपका बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें आपने 3 खर्चे और जोड़ने हैं। कौन कौन से? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसके और सेल्स के बीच के डिफरेंस को हम कह देंगे प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोला? बिजनेस ऑपरेशंस के प्रॉफिट। आपने कहा कि इसके अंदर बाकी खर्चे भी बचे हुए हैं। बाकी खर्चे कौन कौन से? बैड डेट, P&L एप्रोप्रिएशन, और भगवान जाने कितने खर्चे उन्होंने दिखा रखे हैं यार, जो फाइनेंशियल खर्चे हैं, जो हमने नहीं दिखा रखे। सही है? तो वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमने समझ लिया यहां तक, 3 खर्चे और जोड़ने हैं हमने। कौन कौन से वो 3 खर्चे हैं? आपने कहा कि सर बड़े सिंपल हैं, लिखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बहुत ही ज्यादा गंदी राइटिंग हो जाए तो टोक देना यार, जब समझ में ना आए तो। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इससे क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। इसमें जोड़ा हमने प्रॉफिट, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और लास्ट आ गया मेरे पास अपने आप सेल्स। बोलो किसको समझ में नहीं आया? आसान था ना? अब क्वेश्चन करना शुरू करें। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवर, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड, इसी पे तो क्वेश्चन करने हैं। अभी तो आपको बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो एक बात याद रखना, मैं आपको 2-3 एग्जांपल अभी देता हूं। जैसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसमें अभी आप एक क्वेश्चन आया, डाउट आया, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो ऑफिस ओवरहेड। यहां तक क्लियर हो गया? अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे रॉयल्टी का नाम सुना है? रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं। आप सबको इस तरीके से बुक मिलेगी है, मैं बुक दूंगा, ये पिछली बुक है, अभी बुक अपडेट हो रही है, थोड़ा सा मेरे को टाइम की शॉर्टेज थी इस बार, तो मैं टाइमली अपडेट नहीं कर पाया, नहीं तो अभी मिल जाती। तब तक आपको नोट से पढ़ना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है। नहीं तो पुरानी ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नई आई जाएगी, मतलब 5-7 दिन में मैं कर दूंगा पूरी। अब मेरी बुक आज से करीबन 7-8 साल पहले इंडिया की बेस्ट सेलर्स में से एक आ गई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाइनल के। मतलब ये समझ लो 90% मार्केट शेयर मेरी बुक का था सीए फाइनल के। मेरे पास कई पब्लिशर्स ने अप्रोच किया, एस चांद वगैरह सब ने। मान लो मैंने उनके साथ बात मान ली, मैंने क्या किया, मेरी बुक उठा के मैंने उनको दे दी। और हुआ भी क्यों, बोलना नहीं चाहिए, हल्ला कट गया कि इनकी बुक से पेपर आता है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं क्वेश्चन बहुत सिलेक्ट करके डालता हूं, ये फैक्ट है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उससे रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी गलतफहमी ना रहे, कई सीनियर्स कई बार बोल देते हैं कि उनकी बुक से पेपर आ जाता है, ऐसा नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे, मतलब
एक दो बार तो इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि तुम अपनी बुक दो, ये क्या लगा रखा है तुम्हारी बुक से पेपर आ रहा है, सुनने में आ रहा है। मैं कहा ले ले भाई, खरीद ले जाके, ऐसे थोड़ी दूंगा फ्री की। मैं क्यों दूं, जा ले ले, तू जा लो, उसमें मिल रही है। मैंने भी बेच दी, बिक गई मेरी, मेरा क्या जा रहा है। इंस्टीट्यूट में सब जगह मेरी बुक रखी जाती थी, फिर मैंने अभी जानबूझ के इंस्टीट्यूट में रखनी बंद कर दी क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होने लग गई। लेकिन मान लो मैंने एस चांद को हाँ बोल दिया, मान लेते, ठीक है। मैंने एस चांद को हाँ जब बोला तो एस चांद ने क्या किया, मुझे रॉयल्टी दी। उन्होंने कहा हम अपना कागज लगाएंगे, हम अपनी लेबल लगाएंगे, प्रोड्यूस करके बेचेंगे, जब इतनी बुक बिकेंगी उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। रॉयल्टी ये होती कि आप आराम से बैठो, आपको ऑनरेरियम मिलता जाएगा, पैसे मिलते जाएंगे, जितनी बुक बिकती जाएंगी आपको मिलते जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। क्या ये मटेरियल है उनका? नहीं। क्या ये लेबर है? नहीं। तो ना मटेरियल ना लेबर, वो क्या बनता है? एक्सपेंस। और डायरेक्ट है खर्चा, इसीलिए क्या बन गया? डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? तो रॉयल्टी का खर्चा कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे आएंगे। रॉयल्टी का और एक एग्जांपल देता हूं। यूपी में अफीम की खेती होती है, जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल लड़का लड़की बराबर है हर चीज में, ये मैं जानता हूं, बहुत बदमाश हो गए सब। तो अफीम की जो खेती होती है उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, जैसे पुष्पा देखिए, उसमें शायद चंदन की लकड़ी की खेती का था, है? आप चंदन का पेड़ नहीं लगा सकते, आपको पता है? आप घर में सोचा आम का पेड़ लगा लें, लगा लो। आपने सोचा नींबू का लगा लें, लगा लो। चंदन का लगा लें, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मगर क्यों? चंदन के पेड़ को जब आप काट के बेचोगे तो गवर्नमेंट ने कहा आपको हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं बेच सकते। तो गलत फहमी मत रहो कि तुम ऐसे ही बेच लोगे। आपने कहा अच्छा ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसे ही अफीम का है। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलती है गवर्नमेंट। नहीं तो जैसे अफीम है, इसमें क्या होगा? अफीम में आप लोग सबको बर्बाद हो जाएंगे ना दुनिया। लोग पूरे दिन ड्रग एडिक्ट होकर बैठते होंगे। क्या है, जैसे आज की डेट में इंस्टाग्राम एडिक्ट है, रील एडिक्ट ही तो है या नहीं है? वैसे क्या होगा, आप ओपीएम के एडिक्ट हो जाओगे। इसलिए बड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में चलता है। आपको उसके अंदर जब आप कट कर रहे होते हो, जितनी आप क्रॉप कट करोगे उसके अंदर आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। किसको? गवर्नमेंट को। अब मटेरियल लग रहा है आपका, लेबर लग रही है आपकी, बीच में कूद के आ गए वो, क्योंकि उन्होंने आपको परमिशन दी है। जैसे ऑथर ने यहां पे किसको परमिशन दी थी? पब्लिशर को। वैसे ही वहां परमिशन दी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो जी हम ऐसे गवर्नमेंट चार्ज करेगी। समझ में आ गया? पक्का? तो रॉयल्टी। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हम लेके चलेंगे।